Hi everyone. Today we are going to discuss SimCat 13. Five student names A, B, C, D, E are in five different standards, standard 1 to standard 5 in no particular order. These students participated in an event conducted over 5 days. Every day, five different questions in mathematics. One question each at level of difficulty corresponding to the syllabus of standard 1 to standard 5 are kept on the table. बेसिकली पांच लोग हैं, पांच डिफरेंट सेक्शन से हैं, स्टैंडर्ड से हैं, और उनको डेली बेसिस पे पांच क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 5 दिन ये क्या कर रहे हैं कि डे वन पे ये स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 के क्वेश्चन दे रहे हैं, डे टू पे स्टैंडर्ड 2 3 4 5 के क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे पांच पांच क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा इनको कितनी बार करने का है? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज, मतलब 5 दिन। Students are sent to the table one by one and they pick a question out of the question placed on the table subject to the following rules. एक एक करके बच्चों को भेजा और उनको क्वेश्चन करने। तो बेसिक फंडा, on day 1, day 3 and day 5 the student are allowed to search through the questions available on the table and they can pick any single question of their standard or below. ठीक है, allowed to search थ्रू दी क्वेश्चन अवेलेबल ऑन दी टेबल। लाइक हो सकता है कि भाई अगली बार चॉइस ना दे, चॉइस दे रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है किसी काम का भी पॉइंट ना हो, ठीक है, एंड दे कैन पिक एनी सिंगल क्वेश्चन। However, if that question is not available because someone else has picked it, and as a consequence, it has been removed from the table, they pick any random question to solve. भाई मान लो मेरे को पता था कि हमारे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अब अगर मेरे को मेरे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मैं नहीं करूंगा। लाइक कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो सिंपल सा बोला है कि भाई आप कुछ भी पिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं पिक हो रहा है तो आपको जो मिल रहा है आप उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन डे 2 एंड डे 4 द स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू सर्च थ्रू द क्वेश्चन अवेलेबल एंड दे हैव टू पिक ओनली वन क्वेश्चन रैंडमली। ओके, दूसरे दिन भाई आपको कुछ सर्च करने का मौका नहीं है, भाई ये कि भाई पांच क्वेश्चन रखे हैं, एक उठा लो। Once a question is picked by a student, that question is removed from the table. और जैसे जैसे आप उठाते जाओगे वैसे वैसे क्या है, ऑप्शंस बाकियों के लिए कम होते चले जाएंगे। वर्क्स फाइन। The student attempt to solve the question picked from the table. Attempt करता है solve करने के लिए। They can solve any question corresponding to the level of difficulty of their own standard or below. अब देखो थोड़ा सा अजीब जाता हुआ लैंग्वेज की तरफ क्वेश्चन, कि भाई आप सेलेक्ट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अटेम्प्ट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप सॉल्व कौन सा कर सकते हो? जो आपके स्टैंडर्ड का है या उससे बिलो। द स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड 1 सॉल्व्स ओनली द क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड 1। हाउएवर द स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड 2 सॉल्व द क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 1 एज वेल एज स्टैंडर्ड 2 एंड सो ऑन। मतलब भाई जैसे मैं फिफ्थ में हूँ तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कर सकता हूँ। लाइक 10वीं का बच्चा छोटे वालों को पढ़ा सकता है, लेकिन 10वीं का बच्चा आगे वालों को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी डी सॉल्व दी क्वेश्चन ऑन डे 1। ओके, टेबल से होगा। सी एंड डी डिड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑन डे 1, अदर एंट्रीज और डिपेंड इंटरप्रिटेड। इट इज नोन दैट ई इज नॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1। तो एक ही डायरेक्ट इन्फो मिली है अभी तक कि भाई ई अपना कहाँ से नहीं है, स्टैंडर्ड 1 से। टेबल देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द ऑर्डर इन विच स्टूडेंट वर सेंट ऑन द टेबल इन डिफरेंट डेज। तो देखो भाई मेरे पास डे 1, डे 3 और डे 5 में अपने मन से सेलेक्ट करने का चॉइस था, लेकिन डे 2 और डे 4 फिक्स था। एक अच्छी चीज थी, तो मतलब ऑर्डर बता दिया इन्होंने, ए बी सी डी एंड सो ऑन। दूसरा टेबल बता रहा है कि क्वेश्चन जो पिक किया है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो ओके, यस यस नो यस। अब मैं ये क्वेश्चन राउंड 1 में सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को करना ही नहीं चाहिए, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, बिकॉज मेरे को बहुत क्लियर मेरे थॉट्स है नहीं अभी इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन कि भाई मेरे को स्टैंडर्ड मैच करने का है, डे 1 पे डे 2 देखने का है, लेकिन वो एकदम से इंस्टिंक्ट जो होता है ना कि ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा, वो अभी मेरे को क्लिक नहीं किया।
तो पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा इन्फो और गैदर करने की कोशिश करूंगा कि भाई तुम मेरे से पूछ क्या रहे हो। द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मेनी 5 स्टूडेंट कैन बी यूनिकली डिटरमाइन। अब ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड मैच करने पे है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट पिक अप वन क्वेश्चन ऑन ईच ऑफ द 5 days, thus there are 25 स्टूडेंट डे कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो 5 5 जो 25, आउट ऑफ दीज 25 स्टूडेंट डेज कॉम्बिनेशन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। आंसर कुड बी 0 to 25, हो सकता है भाई किसी भी दिन का ना निकले। आंसर कुड बी 0 to 5, क्योंकि भाई 5 ही लोग हैं, तुम एक का बता सकते हो, दो का किसी का भी नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फूड। अब अच्छी बात है, नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव के बाद बचा क्या रह गया, बी और ई। कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, तो इसका मतलब है इनमें से एक तो बना देना चाहिए था, या डेफिनेट निकल सकता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पिक अप नन ऑफ दी अबव। फिर से वो पिक अप क्वेश्चन, क्योंकि अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन बन रहा है तो बी और ई के पास चॉइसेस हैं, यहाँ भी चॉइसेस किसके पास होंगी, बी और ई के। तो इनमें से कोई नहीं, अब कैन नॉट बी डिटरमाइन की तरह ही वर्क करेगा। वो पिक्ड अप अ क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट 4 on day 3, अब कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तो क्वेश्चन भी बहुत हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है कि भाई मैं 2 3 मिनट में इस सेट को छोड़ रहा हूँ। लाइक मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये मेरे से सॉल्व हो ही जाएगा इन एग्जाम सिनेरियो, तो मैं बाद में इस पे आऊंगा। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो इतना आरसी नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इतना अजीब सा लैंग्वेज लिखा है, फिर से ग्राफ दिया है, परसेंटेज कैलकुलेशन। अब मेरा पहला इंस्टिंक्ट कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को दूसरा पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत दिमाग खराब करके आया हूँ। कुड बी एन इजी सेट, कुड बी अ डिफिकल्ट सेट, आई हैव नो आइडिया। बट मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा आसान काम चाहिए। बट मैं एक सेट सॉल्व करने के बाद फिर तो मैं आके एक बार देखना जरूर प्रेफर करूंगा कि क्या पूछा गया है, बिकॉज बहुत इन्फो दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Refer to the data below and answer the question that follows. SSD tracker arranged a total of 16 tracks on 10 days in the month of June, 4 Saturday and 4 Sundays, and July, 1st Saturday and 1st Sunday. तो भाई ने 16 ट्रैक किए और 10 दिन में किए रिपीटिशन। On each of the 10 days, SSD arranged a track to at least one of the following three places: Ashrigarh, Andavan, or Edrai. The only track that was arranged on Saturday, 3rd June, was which was also the first track of the season, as well as on 2nd July, which was also the last track of the season, was to अदराई। तो पहले दिन एक ही ट्रैक हुआ है, आखिरी दिन एक ही ट्रैक हुआ है, और वो किसका है, अदराई का। They arranged trek to exactly one of the three places on exactly 5 days. Exactly one. Kind of when. Exactly two. इसका मतलब है exactly three भी यूज करोगे। Trek was arranged on to Andaman and Ashergard पता नहीं क्या यार ये, but not Edrai. Okay, exactly two में दो का दिया है। The number of treks arranged to Andaman was more than that to Adrai, and at the same time it was more than that of Ashergard. Kind of arrangement. देखो, जिसने 2020 का पेपर लगाया है कैट का, उसको ये थोड़ा सा रेप्लिका होता हुआ दिख जाएगा फ्रॉम व्हेन। ठीक है, दिस कुड बी फ्रॉम व्हेन, बिकॉज थोड़ा सा इजियर साइड है भाई ये। सिंपल उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम कहाँ कहाँ कितने दिन कैसे। ठीक है, उसमें था तबला, मृदांगम एंड घाटम, उसमें भी कुछ इसी तरह का लैंग्वेज था। तो आइदर यू कैन ड्रॉ अ व्हेन, और आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, डिपेंड करेगा। पॉइंट पढ़ के देख लेते हैं। Trek to all three places were arranged on 24th June. On 17th June, trek to Adrai as well as Shirgat was arranged. Trek to Andaman was not arranged on 11th June. Adrai trek was arranged on 18th June. Okay, छोटे छोटे से पॉइंट है, तो थोड़ा सा वेन, थोड़ा सा अरेंजमेंट काइंड ऑफ सेट, तो आई थिंक इजिली सॉल्व हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली टू ट्रैक,
हाउ मेनी ट्रैक्स वर अरेंज टू अंदरबन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन ट्रैक? ओके, क्योंकि डेट मैटर कर रही है। अगर इसमें डेट मैटर नहीं करती तो आई वुड हैव प्रिफर्ड अ वेन डायग्राम, कि मैं 3 दिन बनाता और मैं 3 प्लेसेस बनाता और मैं कैलकुलेट कर लेता कि किसमें कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली डेट का थोड़ा सा रेफरेंस है क्वेश्चंस में भी, तो आई विल बी यूजिंग एन अरेंजमेंट टेबल। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जून। और पहला दिन कब था? 3rd जून। विल बी स्टार्टिंग लाइन 3rd जून। आप बोलोगे भाई 3rd जून था, फिर 4th जून, सैटरडे संडे। फिर क्योंकि अपने को तो बेसिक कैलकुलेशन पता है भाई, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 के बाद 11, 10 से 17 हो जाएगा, फिर 18, 17 से 24 हो जाएगा, फिर 25, और उसके बाद क्या है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 सैटरडे ये किसके हैं? जून के। जुलाई में क्या था? 2 जुलाई, तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31, क्योंकि जून 30 डेज का होता है, तो इट वुड बी फर्स्ट, एंड खत्म कहाँ पे हो जाएगा? सेकेंड। ये कौन सी जगह हो जाएगी? जुलाई। और अपने को जो 3 जगह दी है, दैट इज एशरी गार्ड, अंदरबन, एंड लास्ट वन इज अद्री। तो इजिली टेक क्रॉस कर देंगे, बिकॉज बार बार डेटा लिखने से बेटर है कि विल बी यूजिंग टेक क्रॉस। जरा इन्फो पे आ जाते हैं। अपने को दिया था कि जब स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज सैटरडे 3rd जून, तो यहाँ पे ट्रैक कहाँ पे गया है? सिर्फ अदराई पे, तो मैं यहाँ पे टेक कर दूंगा। दिस मीन्स दिस इज बेसिकली अ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर। और आखिरी में सिर्फ अदराई आ रहा है, तो मैं इधर टेक कर दूंगा। सिंपली मीन्स दिस इज अ क्रॉस हेयर, दिस इज अ क्रॉस। मेरे को टोटल कितने ट्रैक चाहिए? 16। जो यहाँ पे कितने हैं? 1। और यहाँ पे कितने हैं? 1। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली 1 का वैल्यू कितना दिया है? 5। अब यहाँ पे देखो, या तो मैं वेन सोच लूं कि भाई एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 यूज कर लूं, नहीं तो थोड़ा फिल करके देखते हैं, शायद जरूरत ना पड़े। ओके, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि एग्जैक्टली 2 ट्रैक पूछा है, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। तो मेरे को इक्वेशन यूज करनी चाहिए एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। क्योंकि नल 0 है, एटलीस्ट एक कर रहे हो, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 10। और दूसरा हो जाएगा एग्जैक्टली 1 प्लस 2 एग्जैक्टली 2 प्लस 3 एग्जैक्टली 3। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 16। अब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली 1 का तो वैल्यू मेरे को 5 दिया है। सिंपली मीन्स एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2 एग्जैक्टली 2 प्लस 3 एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू 11। डबल का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू 1। और एग्जैक्टली 3 1 है, तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा 4। एग्जैक्टली 2 इज एक्चुअली 4, और एग्जैक्टली 3 इज 1। तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली 2 ट्रैक कितने दिन पे गए हो? 4 दिन पे। तो आई एम डन विद क्वेश्चन 1। इंटरेस्टिंग पार्ट लगा तो निकाल दिया, लाइक पहले मेरे को थॉट प्रोसेस नहीं था यार, लाइक आई वाज अबाउट टू फिल। अब पॉइंट पढ़ते हैं। When exactly 2 days trek were arranged to Andavan and Ashrigarh but not Edrai। देखो भाई, 2 दिन मेरे को ऐसा करने का है, अंदरबन जाने का है, ऐशरीबाद जाने का है। ये कितनी बार करना है? 2 टाइम्स। और इसमें अदराई नहीं आना चाहिए। वर्क्स फाइन। अंदरबन was more than Adrai and Andaban was more than Ashrigarh। ये भी अच्छी चीज है। अब पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रेक्स टू ऑल 3 प्लेसेस वर अरेंज्ड ऑन 24th of June। 24 को तीनों जगह गए थे, तो तीनों में टेक कर दो, तो एग्जैक्टली 1 सॉर्टेड है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। डन। ऑन 17 June ट्रेक टू अदराई एज वेल एज एशरी गार्ड वॉज अरेंज। 17th जून को
एशरी गार्ड और अदराई को अरेंज हुआ है, क्योंकि आप एग्जैक्टली 3 नहीं ले सकते तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, क्रॉस। यहाँ पे कितने ट्रैक हो गए, 2। ट्रैक टू अंडरबन वॉज नॉट अरेंज्ड ऑन 11th ऑफ जून। अंडरबन 11th ऑफ जून को नहीं है, तो आप इधर क्या कर दोगे, क्रॉस। एदराई ट्रैक वॉज अरेंज्ड ऑन 18th जून। अदराई का 18th जून भी हुआ है, तो आप इधर भी एक टिक कर दोगे। ट्रेक टू एशरी गार्ड वॉज नेवर अरेंज्ड ऑन 2 consecutive कैलेंडर डेट्स, तो कॉन्जिक्यूटिव में नहीं आना चाहिए। ओके, तो 17th है तो आपको 18 से रिमूव कर देना चाहिए। 24 है तो आपको 25 से रिमूव कर देना चाहिए। अब 17 के बाद 11 नहीं हटा सकते क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव डेट्स नहीं है। 17 एंड 16 कॉन्जिक्यूटिव हो सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कि भाई जो दिया है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। दो ही इन्फो है अपने पास। एग्जैक्टली 1 कितनी बार आना चाहिए, 5 बार। एग्जैक्टली 2 कितनी बार आना चाहिए, 4 बार। और एग्जैक्टली 3 कितनी बार आना चाहिए, एक बार, जो कि सॉर्टेड है। मेरे को एक और इन्फो है कि अंदर बन और एशरी गार्ड कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। कहाँ पे आएंगे, आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट पार्ट इज अंदर बन मस्ट बी ग्रेटर देन अदराई। अंदर बन क्या होना चाहिए, मैक्स। अब मेरे को अदराई में ऑलरेडी कितने टिक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अंदर बन का मिनिमम वैल्यू आप कितना लेने वाले हो, कम से कम तो 6 लोगे। अब जरा चेक करते हैं। अगर मेरे को कम से कम 6 लेने का है तो जो क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पार्ट है वो क्या है, मेरे को 4 क्रॉस दिख रहे हैं, तो 10 में से 4 क्रॉस है तो बाकी 6 टिक करने पड़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 आ जाएगा। नहीं, अगर मेरे को अदराई में 5 टिक दिख रहे हैं तो मेरे को कम से कम 5 से बड़ा लेना चाहिए, लेकिन अंदर बन में एक्चुअली मैंने 4 क्रॉस कर दिए तो मैं 6 ही ले सकता हूँ। सिंपली मीन्स कि अदराई में मैं क्या करूंगा, मैं बाकी सब में क्रॉस कर दूंगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक टिक, 2 टिक, 3, 4 और 5। इधर 1 2 3 4 5 और 6। 6 इधर, 5 इधर, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5। आई थिंक बन गया। मैच करते हैं। ओके, टेक हो सकता है, टेक हो सकता है, 2 क्रॉस हैं तो मेरे को यहाँ पे टेक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे टिक लूंगा तो मुझे इधर क्रॉस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 10 11। अब बची हुई 2 जगह पे 2 टिक आ जाएंगे एंड वी आर डन विद इट। आई थिंक हमारा सेट सॉल्व हो गया। इधर कितना आ जाएगा, 2। इधर आ जाएगा 1। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो आई थिंक आप प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट, मैं इसको आराम से 10 12 मिनट में कर सकता हूँ। तो मस्ट डू, इजी पीजी नंबर्स हैं ये। हाउ मेनी ट्रैक्स वर अरेंज टू अंदरबन इन द गिवन पीरियड ऑफ 10 days। अंदरबन वाला भी ये तो काफी जल्दी निकल आया था, मेरे को क्वेश्चन इतना ध्यान नहीं रहा। लाइक ये दोनों मैं पहले ही आंसर कर देता, फिर टेबल कंप्लीट करता। ओनली 1 ट्रैक, 10 जून को कितने ट्रैक हैं, 1, तो आई थिंक आंसर शुड बी 10 जून। सॉरी, अरेंज ओनली 1 ट्रैक एंड दैट वाज दैट टू एशरी गार्ड। एशरी गार्ड को एक ट्रैक कब हुआ है, 10 को तो नहीं हुआ है, तो दिस इज आउट एक्चुअली। इसके बाद 11, आई थिंक 11 शुड बी द आंसर, नॉट 10। 11, मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेट कंटेन बोथ डेट्स ऑन विच अ ट्रैक टू एशरी गार्ड वाज नॉट अरेंज्ड। बोथ, देखो क्या 2020 का जब रेप्लिका किया है ना, तो उसमें भी वेनके में एक ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब आपको दोनों डेटों में एशरी गार्ड में क्रॉस चाहिए, तो आपको देखना चाहिए 3rd में क्रॉस है, 10th में है, 18th में है, 25 में है और 2nd में है। देखते हैं। 11 17, दिस 11, 11 में है तो दिस इज आउट। 10 और फर्स्ट, फर्स्ट में है, दिस इज आउट। 10 और 18, देखिए 10 में भी क्रॉस है, 18 में भी क्रॉस है, तो दिस शुड बी माय आंसर। 3rd एंड 24, 24 में टिक है तो दिस इज आउट। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10th एंड 18। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रैक ऑन 10th जून। 10th जून को क्या है, ओनली अंदरबन, तो ओनली अंदरबन क्या हो जाएगा आंसर। डेफिनेटली अ डुएबल सेट।
सबसे पहले मेरे को लगता है यही करना चाहिए, क्योंकि थोड़े अरेंजमेंट में हम वैसे भी बेटर होते हैं करने के लिए। नेक्स्ट सेट पे चलते। अजीत भूषण, चंद्रू, देवेंद्र, एकनाथ एंड गणेश आर प्लेइंग अ गेम नेम पायरेट ऑफ करेबियन. There are 5 levels of the game and a player can earn a certain number of points in each level. The maximum number of points in each level are नेचुरल नंबर. इसका मतलब है एग्जैक्ट डेटा पे ये डील नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जब मैं नेचुरल नंबर लेना चाह रहा हूँ तो मैं तुम्हें वेरिएबल में ही डील कराऊंगा. The following graph shows the point earned by the sixth player in each of the 5 rounds as a percentage of the maximum number of points that can be earned in that level. DI कंडीशंस में बाद में पढ़ता हूँ. डीआई में मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट है डीआई में क्वेश्चंस. क्या वो क्वेश्चंस क्या वो क्वेश्चंस एक्चुअली डायरेक्टली पूछे गए हैं, या वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. लाइक क्या इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं कि मैं एक एक स्टेप पे कर सकता हूँ, या मैं सब एक बार में कर सकता हूँ. दैट डिटरमाइन कि मेरे को डीआई पहले करना चाहिए या बाद में, बिकॉज मैं थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा आराम से सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत ना हो. Consider the following two statements. The sum of points scored by Chandru in the 5 level taken together is less than by Ajit, Devendra and Bhushan. Sum of points scored by Devendra in 5 levels more than that of Bhushan. मतलब निकालना पड़ेगा. Definitely correct, may or may not be. Definitely correct, may or may not be. Which is the ratio cannot be determined. Which of the following is highest? Options. Additional info. Sum of point score by Chandru and Darwin in the 5 level taken together. मतलब मैं सब बनाने की कोशिश करूँ. ठीक है. अब अगर मेरे को डीआई पढ़ के समझ में आया तो आई एम डूइंग इट. अदरवाइज आई विल बी गोइंग टू दैट सेट जो मैंने पढ़ा ही नहीं था आरसी समझ के. ठीक. तो अब इस पे आते हैं. The number of points scored by Bhushan in level 4 is double the number of points scored by him in level 3. Okay, the number of points scored by Devendra in level 2 is something like this. तो मेरे को ये ग्राफ बनाना पड़ेगा 5 लेवल का, ABCDEG. I'll be doing is ABCDE और G. ये 6 लोग हो गए. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6. So I need a proper table for this one. This is level 1, level 2, level 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, क्योंकि टोटल भी पूछा था. I'll be going with total. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मेरे को ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए थी. देखते हैं. The number of points scored by Bhushan in level 4 is double the number of points scored by him in level 3. ओके, काम करेगा. तो मेरे को पहले तो परसेंटेज देख लेनी चाहिए. देखो बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है भाई. 100x मानो, A है, 100y मानते हैं, 100z मानते हैं, 100k मानते हैं और 100w मानते हैं. सीधे सीधे से वेरिएबल है जो अपने लेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे. अब जरा ए के बारे में बात करते हैं. टोटल अगर 100x है तो 70% किसको मिला है? लेवल 1 को. वो बेसिक सीधा सीधा सा उन्होंने ग्राफ दे दिया है कि भाई तुमने लेवल 1 में कितना स्कोर किया. दिस इज बेसिकली 70%. तो ए का यहाँ पे स्कोर कितना है? 70x. सेकेंड लेवल में ए का स्कोर कितना है? 60. तो आई विल बी गोइंग विद 60y. थर्ड लेवल में ए का स्कोर कितना है? अगेन 70 70 70. ये अच्छी चीज है. तो हम इसको लिख सकते हैं 70z, 70k, 70w. ओके, मिस मैनेज कर दिया मैंने, क्योंकि टोटल अपने पास कितने लेवल हैं? सिर्फ लेवल अगर 6 हैं तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है. 5 ही लेवल है, मैंने 6 के लिए बना दिया. ओके, वर्क्स फाइन. इधर मैं ले लूंगा टोटल. ओके, अगले पे चलते हैं. जब बी पे आएंगे तो बी इज एक्चुअली 80. तो आई विल बी गोइंग विद 80x,
अगला परसेंटेज इज 40, फिर 60 दिस इज 40y, दिस इज 60z, दिस इज 60k, और आखिरी बी का कितना है, दिस इज मिड ऑफ, तो दिस इज 55w। बी सॉर्टेड है। सी पे आते हैं। इसको लिखने का फायदा बस सिंपल मेरे को ये लगता है कि मेरे को ग्राफ में नहीं जाने का है, उसके बाद मैं सीधा सीधा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। चंद्रू दिस इज 65। ओके, नेक्स्ट वन इज 80, 50। तो दिस इज 80y, दिस इज 50z, और इसके बाद है अगेन 80 एंड अगेन 45, दिस इज 80k, दिस इज 45w। डी पे आते हैं। 90, 90x, दिस इज 40y, दिस इज 70, 70z, 70z के बाद 60 है, फिर 65 है, दिस इज 60k, दिस इज 65w। ओके, एक नाथ पे आते हैं, दैट इज 85x। 85x के बाद दिस इज 30y, 30y के बाद ये कितना हो जाएगा, 80 फिर 70, दिस इज 80z, दिस इज 70k। नेक्स्ट वन इज 55, दिस इज 55w। और फाइनली अपने पास हो जाएगा जी, दिस इज 50। चलो बाकी तीन सेम है, 50x, 40y, 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 और आखिरी अपने को दिया है 75w। ये अपने पास एग्जैक्ट जो है वो वैल्यूज है। मेरे को इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं, जो कि मेरे को थोड़ा बेटर लगा। The number of points scored by Bhushan in level 4 is double the number of points scored by him in level 3। अब देखिए भूषण ने लेवल 4 में कितना स्कोर किया है, 60 के, और ये किसके डबल है, लेवल 3 के दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 60z। तो 60 60 कट गया, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 2z। तो मेरे को एक वेरिएबल तो वैसे ही सॉर्ट होता हुआ दिख गया। तो जहां भी k लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2z। तो दिस इज बेसिकली 200z। द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय देवेंद्र इन लेवल 1, लेवल 2, 1 एंड 5 विद अ कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0। देवेंद्र पे आते हैं। लेवल 2 में देवेंद्र ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं, आप बोलोगे 40y। लेवल 1 में कितने किए हैं, आप बोलोगे 90x, सॉरी। और लेवल 5 में देवेंद्र ने कितने किए हैं, दैट इज 65w। ये तीनों एपी में है इन दैट ऑर्डर, सिंपली मींस कि भाई ये एवरेज होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0। गणेश स्कोर्ड इक्वल पॉइंट इन लेवल 1 एंड लेवल 2। अब लेवल 1 और लेवल 2 में गणेश ने इक्वल पॉइंट स्कोर किए, दैट मींस 50x मस्ट बी इक्वल टू 40y। इसको इसको कट कर देता हूं, तो x इज इक्वल टू, बेसिकली मेरे को x को 4 मान लेना चाहिए और y को कितना मान लेना चाहिए, 5। आई थिंक आई विल बी डन विद इट। अगर मेरे से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं जरा। The sum of point scored by Chandru and Dravendra in the 5 level taken together is इक्वल, क्योंकि अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो मे बी अ पॉसिबिलिटी की रेशियो मिसमैच कर जाए, तो मैं 100 200 400 लेट करके करना चाह रहा था, ठीक है। बट ऐसा कोई खास इशू नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज, जैसे x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि दिस कुड बी इक्वल टू 4x, 400x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 500x, क्योंकि x को 4 ले रहा हूं तो 400x मान लिया, y को 5 ले रहा हूं तो 500x मान लिया। अभी भी देखो भाई सेम चीज आएगी, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई गणेश का लेवल 1 2 में इक्वल होना चाहिए, तो जब आप 50% निकालोगे 400 का, दैट वुड बी 200, और जब 500 का 40% निकालोगे दैट वुड बी, तो थोड़ा सा काम आसान हो गया। इनसे जो बेनिफिट मिला मेरे को वो ये मिला कि जैसे ही मैंने y की जगह रखा 5x, तो ये होना चाहिए 200x, ये होना चाहिए 360x,
और क्योंकि ये 160 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये इधर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोल 160 ऐड करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 520x, 120, सॉरी 160, 160 सिंपली मीन्स कि आप बोल सकते हो, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो आई बी यूजिंग दिस स्पेस, 65w इज इक्वल टू 520x, जीरो कटे, हाँ 13 5 जा 13 4 जा 0, 5 1 जा 8 जा, और डब्ल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, 8x। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारा डेटा सॉल्व हो जाएगा, बस मेरे को k की जगह 2z रखने का है और x y z की जगह मैं आराम से काम क्या कर सकता हूँ अपना, रिप्लेस कर सकता हूँ, नो इश्यूज। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको ये मत सोचना कि क्वेश्चन इज गेटिंग लेंदी, बिकॉज जब आप कॉपी में सॉल्व करोगे ना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, मैं लिख नहीं पाऊंगा वहां पे, तो मेरे को इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वापस से करना पड़ेगा, बट इट विल बी अ क्विक वन, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है दिस इज 400x, दिस इज w को हटा के लिख देता हूँ 800x, दिस इज 200z, दिस इज 100z, तो k वाला तो मैं सीधा सीधा रिप्लेस कर दूंगा, k इज इक्वल टू 2z। तो इनका कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा आराम से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं k की जगह 2z वाला कैलकुलेशन कंपैरेटिवली जल्दी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेट मी कंप्लीट द टेबल क्विकली। ये अपना कंप्लीट टेबल बन जाएगा। ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव जस्ट नोट डाउन ऑल दी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x इन z, बाई बिकॉज मेरे को रेशियोज पता थे तो मैं एक बेसिक कैलकुलेशन पे ले आया। मैं इस कैलकुलेशन को इजी करना चाह रहा था बाय टेकिंग 4 5, बट जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस मैंने वाला रिस्क नहीं लिया कि मे बी अ पॉसिबिलिटी की गलत हो जाए, तो आई थिंक आई इजिली सॉल्व इट वन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। क्वेश्चंस देखते हैं जरा। क्वेश्चन वन, कंसिडर द फॉलोइंग, consider the following two statements. The sum of points scored by Chandru in 5 levels taken together is less than that of Ajit. Okay, Chandru का summation is less than that by Ajit. अब चंद्रू का समेशन कितना है, 1020x प्लस 210z, दिस वन, और अजीत का कितना है ये, देखो इनका z वाला पार्ट सेम है, और क्योंकि वैल्यूज नेचुरल नंबर आने वाली है तो मेरे को x को 1 2 3 4 ही लेना चाहिए, तो इसका मतलब है आइदर वे a इज ग्रेटर देन c, बिकॉज x वाला पार्ट a का ज्यादा है और z वाला पार्ट बराबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये समेशन इनको इजी करना चाहिए बाय पुटिंग x z का वैल्यू, तो स्टेटमेंट वन इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, सेकेंड वन, देवेंद्र इन 5 लेवल टेकन टुगेदर इज मोर देन भूषण, डी का समेशन बी से ज्यादा है, डी का समेशन देखते हैं 1080x 960x, एक्स वाले टर्म में ज्यादा है, 190z 180z तो जेड वाले टर्म में भी ज्यादा है, तो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर डेफिनेटली करेक्ट, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का बढ़िया पार्ट क्या था कि जैसे जैसे मैं वैल्यूज लिखता गया मेरे को हिंट मिलती गई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा हेक्टिक था, बट अब प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड से तो मेरे को ये करना समझ में आया कि भाई हाँ कर देना चाहिए। अब अगर मैं डीआई से डर के ये वाला सेट अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो आई विल बी मिसिंग एन इजी क्वेश्चन जो मैं कर सकता हूँ पेपर में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय चंद्रू इन लेवल 2 टू द पॉइंट स्कोर्ड बाय एकनाथ इन लेवल 5, तो मेरे को चंद्रू लेवल 2 में चाहिए, एकनाथ लेवल 5 में चाहिए। चंद्रू लेवल 2 में कितना कर रहा है, दिस इज 400x, और एकनाथ लेवल 5 में कितना कर रहा है, 440x। तो आई थिंक 400 डिवाइडेड बाय 440, क्योंकि दोनों में x का कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10:11, 10:11 सिंपली मींस ऑप्शन बी शुड बी माय आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, द पॉइंट स्कोर बाय चंद्रू इन लेवल 1, तो मेरे को वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, बट आई हैव मिस्ड इट कि मेरे को यहाँ बना देना चाहिए था उसको। 260x, पहले का ऑप्शन है 260x। अजीत इन लेवल 2,
अजीत इन लेवल 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 300x। सेकेंड ऑप्शन इज 300x, तो एटलीस्ट दिस इज आउट। थर्ड ऑप्शन क्या है, देवेंद्र इन लेवल 5, देवेंद्र इन लेवल 5 इज 520x, काफी बड़ा वैल्यू है, दिस इज आउट, दिस इज आउट, ऑप्शन 2 इज आउट। लास्ट वन, भूषण इन लेवल 1, भूषण 300 में दिख रहा है, तो दिस इज आउट, ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर। लास्ट वन, सॉरी, दो सेट क्वेश्चन रह गए। द सम ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय चंद्रू एंड देवेंद्र इन लेवल 5 टेकन टुगेदर इज इक्वल। अच्छा, दोनों क्वेश्चन सेम चीज के। चंद्रू एंड देवेंद्र टेकन टुगेदर इन दी 5 लेवल टेकन टुगेदर इज इक्वल, तो चंद्रू का टोटल कितना है, आप बोलोगे 1020x प्लस आई थिंक इट वाज 190, 210, 210z, और ये किसके बराबर है, देवेंद्र के, दैट इज 1080 प्लस 190, 1080x प्लस 190z, तो इसको थोड़ा सा शफल करेंगे तो 20z और इज इक्वल टू 60x, तो z इज इक्वल टू 3x। ओके, पूछा क्या है, भूषण इन लेवल 3 टू दी मार्क्स स्कोर्ड बाय देवेंद्र इन लेवल 4। भूषण का लेवल 3 में कितना मार्क्स है, आप भूषण पे आओगे, दैट इज 60z। देवेंद्र का लेवल 4 में कितना मार्क्स है, आप लेवल 4 में आओगे, देवेंद्र को देखोगे 120z। अब देखो, ये मेरे साथ बहुत खराब हुआ, बिकॉज इसके लिए इस क्वेश्चन का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, 3 और 4 का तो रेशियो वैसे ही पता है। आई थिंक दिस इज वेरी बैड क्वेश्चन फॉर मी। 1:2 मैंने खाम का इतना सॉल्व किया, बट इट विल हेल्प इन नेक्स्ट वन। तो 1:2 आंसर हो जाएगा। भूषण स्कोर मोर पॉइंट इन लेवल 4 देन चंदू डिड इट इन लेवल 5। अब भूषण का लेवल 4 में स्कोर देखते हैं, 120z, राइट इट डाउन, 120z। चंदू का लेवल 5 में कितना है, 360x। लेवल 4, अजीत इन लेवल 4 140z, और एक नाथ इन लेवल 5, एक नाथ इन लेवल 5 इज एक्चुअली 440x। मेरे को क्या करना चाहिए, z की जगह 3x लिख देना चाहिए, तो दैट दिस इज बेसिकली नथिंग बट 360x, ये तो बराबर हो गया, दिस इज आउट। 140 दैट इज 420x, दिस इज आउट। तो नाइदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, नाइदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। गुड वन, कैलकुलेटिव पॉइंट पे है लेकिन करना चाहिए, आई थिंक आई विल डेफिनेटली गिव इट टू दिस वन, कि ये क्वेश्चन कुड बी अ लेंदी फॉर समवन, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा लेंदी साइड जाएगा, बिकॉज मैं थोड़ा कैलकुलेशन में बहुत बहुत धीरे हो जाता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार मैं 1 मिनट बचाने के पीछे लाइक माइनस में ले लूं, तो मैं इजी उसको सॉल्व करता हूँ। जस्ट वेट फॉर योर टाइम, गिव योर टाइम प्रॉपरली, और उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली या डुएबल से। जब ऐसे मॉक में जिसमें आपको दो सेट प्रॉपरली समझ नहीं आ रहे हैं, लाइक मेरे केस में मैं इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता हूँ, लाइक पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब मैंने ऑलरेडी एक ऐसा सेट पढ़ा ना जो मेरे को थोड़ा ठीक लगा, बट पढ़ के इतना इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा, लाइक मेरा थॉट प्रोसेस उसमें मैच नहीं किया, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, को ट्राई बाद में। अगला, क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पढ़ के आया हूँ, मेरा अभी मेरे को चाहिए कि कुछ तो इससे इजी मिले मेरे को करने के लिए, तो मैं अगला सेट देखा, मैंने कहा भाई इतना मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जिसमें तुम खूब बड़े बड़े से क्वेश्चन बाद में भी पूछ रहे हो। फिर मैं तीसरे सेट पे आया, मेरे को अरेंजमेंट दिख गया, मैंने खुशी खुशी से अरेंजमेंट सॉल्व किया, ठीक है। दूसरा इस सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को दिखा कि मैंने ऐसा कुछ सॉल्व किया हुआ है, 2020 का सेट मेरे को क्लिक कर गया कि अच्छा ऐसे उन्होंने तबला मृदांगनम वाला क्वेश्चन पूछा था,
तो डेट्स अगर मैटर नहीं करती तो मैं इसको वेन में बना देता, क्योंकि वो वेन का क्वेश्चन था। थोड़ा इन्होंने पिक किया क्योंकि वो भी अरेंजमेंट से हो सकता है, तो डेफिनेटली अ डुएबल सेट, मैंने इसको कर दिया। फिर जब मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आया, मैंने देखा डीआई, मैंने क्वेश्चंस देखे, मेरे को समझ में आया कि भाई सारा डेटा निकल रहा है, इजी इजी से परसेंटेज ही कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्सटेंसिव है, बट कर सकता हूँ। तो मैंने अगला सेट ये किया। अब अगर मैं सिर्फ दो सेट भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो डेफिनेटली आई एम स्कोरिंग अ 99 परसेंटाइल इन कैट। सिम कैट्स काउंट डाउन में ये वाला चीज थोड़ा सा लोअर साइड आता है, बट कैट में ये वाला चीज आपको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट सेट पे मूव करते हैं। अब पहले मैं ये सेट प्रेफर करूंगा, बिकॉज अगर मेरे पास टाइम बचा है तो मैं ये वाला सेट प्रेफर करूंगा। मैं उस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज उसमें मेरा अभी थॉट प्रोसेस इज लिटरली जीरो। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। मिस्टर महा कुछ तो है, is a research worker of education studies and he is trying to establish a relation between the five different subjects: English, mathematics, science, history, and geography, using the performance of five students with Ayush A, B, C, D, or E. He randomly selects any two subjects out of the five and then compares the relative performance of all possible pair of students in two subjects. ऑल पॉसिबल पेयर का मतलब हो गया 5C2 मतलब 10। मेरे को AB AC AD सबका कॉम्बिनेशन पिक करने का है। एनी टू सब्जेक्ट, अब देखो, काइंड ऑफ अ 10x10 मैट्रिक्स, बिकॉज 5C2 से आप 10 बच्चे करोगे और 5C2 से आप 10 सब्जेक्ट करोगे, तो 10 सब्जेक्ट का मतलब हो गया 10x10 की मैट्रिक्स बन रही है। Objective of his research is to identify the level of similarity between two subjects in term of student performance. अच्छी बात है। Methodology of his research is as follows. Suppose the two subjects being considered are subject A and subject B. He compares the performance of all possible pair of student in a subject A as well as B. Okay, let me think. Okay. जैसे मान लो इसने दो सब्जेक्ट लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश और मैथ ले रहा हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट वाला पेयर है दैट इज इंग्लिश मैथ। अब इसमें मैं सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस चेक करूंगा, लाइक ए और बी का करूंगा, ए और सी का, ए और डी का, ए और ई का, बी और सी का, बी और डी का, बी और ई का, एंड सो ऑन। सपोज दी टू स्टूडेंट इन दी पेयर आर डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। If one student in a pair score more or less mark in both the subjects, then the other student in this pair is considered as, this is considered as the favorable pair. जैसे मान लो ए का मार्क्स बी से दोनों सब्जेक्ट में ज्यादा है या दोनों सब्जेक्ट में कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल पेयर। सिमिलरली इफ बोथ स्टूडेंट इन दैट पेयर स्कोर इक्वल मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट, this is also considered a favorable pair. On the other hand, if one student in a pair scores higher marks than the other student in the pair in one subject but less than the in the other, okay, अनफेवरेबल। देखो अब इसको पिक करने का बहुत इजी सा चीज मेरे को समझ में आया। अगर भाई मेरे दोनों में ज्यादा है तो फेवरेबल है, दोनों में बराबर है तो फेवरेबल है, ग्रेटर देन लेस देन, या तो मैं दोनों में बढ़िया हूँ, या मैं दोनों में खराब हूँ, या मैं बराबर हूँ। एक में बढ़िया एक में खराब अपने को फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई दोनों में बढ़िया हो, दोनों में खराब हो, या बराबर हो। अच्छी बात है। He defined level of similarity for the pair of subject A and B as follows. Note LOS respect in percentage the number of favorable pair of student. Okay, favorable divided by total, total तो कितना हो जाएगा भाई, 10 कॉम्बिनेशन है तो नीचे 10 रहने वाला। He calculated the LOS for all the pair of subject. The following table shows the score of five student in the five subject in a class test table by, ऐसे ऐसे नंबर दिए।
ओके, क्वेश्चन पढ़ते। लोएस्ट एलओएस, चार ऑप्शन, रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, एक्सीडेड 50%, तो एलओएस पे ही क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा। एलओएस ऑफ एवरी मार्क, ओके। सिवाय कंपैरिजन के अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन में। यू हैव टू कंपेयर, बिना कंपेयर किए हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि बेसिकली हमें तो यही चाहिए, फेवरेबल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाला नहीं चाहिए। ओके, तो वी कैन डायरेक्टली काउंट। हाँ, हमें डायरेक्टली काउंट ही करना चाहिए। देखो, मैं नाम के पेयर नहीं बनाना प्रेफर करूंगा। व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग सब्जेक्ट का पेयर, बिकॉज सब्जेक्ट का पेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सब्जेक्ट तो हो जाएगा इंग्लिश मैथ्स, एक हो जाएगा इंग्लिश साइंस, एक हो जाएगा इंग्लिश और हिस्ट्री, एक हो जाएगा इंग्लिश और जियोग्राफी, एक हो जाएगा मैथ और साइंस, एक हो जाएगा मैथ और हिस्ट्री, एक हो जाएगा मैथ और जियोग्राफी। नेक्स्ट वन वुड बी साइंस हिस्ट्री, साइंस जियोग्राफी, और लास्ट वन हिस्ट्री ज्योग्राफी। ओके, यहाँ पे मेरे को काउंटिंग करने में सिर्फ समझ में आ रहा है कि सारे पॉसिबल केसेस लिख दो, जितना भी बना सकते हो सब लिख दो, बिकॉज मेरे को कंपैरिजन करने का है। लाइक मेरे को कंपेयर करना ही पड़ेगा कि ए और बी, ए और सी, तो सारे कॉम्बिनेशन देखने ही पड़ेंगे, क्या कुछ बेटर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको टेस्ट सिनारियो में कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम है, तो मैं कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सब लिख दूंगा। लाइक आई विल बी राइटिंग इट डाउन कि ऐसे 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 किया जा सकता है। कुड बी या बेटर वे। देखिए, हमें तो बस यही कंपेयर करना है कि भाई हमारे किस सब्जेक्ट में किससे कितने ज्यादा मार्क्स आए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लाइक व्हाट आई कैन डू बेटर इज, शायद वर्क कर जाए। जैसे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स है सी के, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग कर दूं, लाइक इंग्लिश में सी बेटर है, सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, डी, थर्ड नंबर पे आ रहा है ए, फोर्थ नंबर पे आ रहा है बी, और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है ई। मैथ की बात करते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा सेम रैंकिंग देखते हैं। पहले पे आ रहा है डी, दूसरे पे आ रहा है ए, तीसरे पे आ रहा है दैट इज बी, चौथे पे आ रहा है सी, और पांचवे पे आ रहा है ई। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है भाई। किसी के भी नंबर इक्वल किसी में नहीं है मेरे ख्याल से। लाइक अगर आप इंग्लिश में देखो तो ये पांचों नंबर अलग हैं, मैथ में पांचों नंबर अलग हैं, साइंस में तो इक्वल वाला सिनेरियो तो भूल जाओ, वो है ही नहीं। तो इक्वल नहीं है, या तो मेरे दोनों में बड़े या तो मेरे दोनों में छोटे, या एक में बड़े एक में छोटे। अब आप ऐसे सोचो, जब आप इंग्लिश मैथ को कंपेयर करोगे, बेस्ट पार्ट है सी टॉप पे है, और यहाँ पे सी कितने लोगों से बेटर है, सिर्फ ई से, मैथ में। तो जब आप इंग्लिश मैथ का कंपैरिजन करोगे ना, तो एक ही पेयर बनेगा। क्वेश्चन का कितना बढ़िया पार्ट है भाई, मैं सिर्फ उन लोगों को ढूंढता हूँ ना जिनके दोनों सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो सी का इंग्लिश में चार से ज्यादा है, लेकिन मैथ में सिर्फ ई से ज्यादा है। तो इंग्लिश मैथ में जो फेवरेबल पेयर है दैट इज ओनली सीई फॉर मी, और सी के साथ कोई फेवरेबल नहीं है। लेकिन जब आप इसको डी के साथ देखोगे तो देखो, डी ए बी ई से भी बेटर है, और मैथ में डी सबसे बेटर है। इसका मतलब है एक पेयर बन जाएगा डी ए, एक बन जाएगा डी बी, एक बन जाएगा डीई। ये वाला थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, बिकॉज मेरे को सिर्फ कम और सिर्फ ज्यादा करने का था, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई थिंक अब मेरे को लग रहा है कि दैट डीआई वाले पार्ट से ज्यादा बेटर कुड बी दिस वन। ठीक है, कुड बी या बेटर वन। मैथ के बाद साइंस पे चलते हैं, जरा जरा साइंस को देखते हैं।
साइंस में भी रैंकिंग करते हैं तो पहली रैंकिंग किसकी है? ई की। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो मेरे को बस रैंकिंग से थोड़ा सा मतलब है। सबसे पहली रैंकिंग आ जाएगी ई की, सेकंड आ जाएगी डी की। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, पहले रैंकिंग लिख लें फिर उसके बाद इस पे सोचते हैं, ताकि मेरे को बार बार इस वाले टेबल पे नंबर ना देखनी पड़े। ओके, 75, 68, नेक्स्ट इज 68, दैट इज बी, देन सी, देन शुड बी ए मिनिमम। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर है, दिस इज 79, दिस इज सी। 79 के बाद 73, दैट इज बी। 73 के बाद 72, दैट इज ए, देन 69 एंड देन डी। और फाइनली जब हम जी पे आएंगे तो जी में सबसे बढ़िया है ए, फिर 81 बी, देन ओके, ओके मिस, सबसे बढ़िया है 84, दिस इज ई। बस चेक कर लेते हैं, सी, सी इज 79, बी इज 73, 72, 69, 65, बाकी ठीक है। ओके, 84, दिस इज 83 ए, बी, देन गो फॉर सी, देन गो फॉर डी। अब हमारे लिए कंपैरिजन बहुत इजी है, जरा इंग्लिश मैथ का देखते हैं। सी सिर्फ ई से बेटर है दोनों में। डी ए बी ई से बेटर है तो डी का ए बी ई से लिख दिया। अब ए की बात करते हैं, ए सिर्फ बी और ई से बेटर है, बिकॉज ए के नीचे बी और ई आ रहा है, तो आप बोलोगे ए बी और ए ई। और बी किससे बेटर है? सिर्फ ई से, तो ये कितना हो जाएगा? बीई। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 7। तो मेरे को फेवर कितने करेंगे? 7, और फेवर कितने नहीं करेंगे? 3। अगले पे चलते हैं, इंग्लिश और साइंस पे। इंग्लिश और साइंस की बात करते हैं। आप बोलोगे सी, सी सिर्फ ए से बेटर है, तो इंग्लिश साइंस में जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज सी ए। डी कितनों से बेटर है? आप बोलोगे, जब डी की बात करोगे तो इंग्लिश में ए बी ई से बेटर है, और साइंस में सिर्फ बी और ए से बेटर है, तो दिस विल गिव मी डी बी एंड डी ए। ए की बात करते हैं, ए एकदम बॉटम पे है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं डी वाला ऑलरेडी लिख चुका हूं। बी की बात करते हैं, बी ई से बेटर है लेकिन है नहीं। ई की बात करते हैं, ई होगा नहीं, तो यहाँ पे कितने फेवर में आएंगे? सिर्फ 3। इंग्लिश साइंस में मेरे को फेवर कितने कर रहे हैं? सिर्फ 3, और फेवर कितने नहीं कर रहे हैं? 7। ओके, अब इंग्लिश हिस्ट्री में चलते हैं, सेम प्रोसेस। सी चारों से बेटर है तो भाई सी ए भी बनेगा, सी बी भी बनेगा, सी डी भी बनेगा, और सी ई भी बनेगा। डी की बात करते हैं, डी बॉटम पे खराब हो गया। ए सिर्फ ई से बेटर है तो ए ई बनेगा, ए। बी किससे बेटर है? बी ए से, ई से, डी से सिर्फ बीई बनेगा, और ई खुद बॉटम पे है तो कुछ नहीं बनेगा। तो फेवर कितने कर रहे हैं? 6, और 4 फेवर नहीं कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं, इंग्लिश जियोग्राफी। सी सिर्फ डी से बेटर है तो पहला पेयर बनेगा सी डी। डी तो बॉटम पे चेक नहीं करते। ए बी से बेटर है सिर्फ, तो अगला पेयर बनेगा ए बी। बी ई से बेटर है, वो होगा नहीं क्योंकि ई टॉप पे है, तो यहाँ पे कितने पेयर बनने वाले हैं? सिर्फ 2। 2 फेवर करेंगे और 8 फेवर नहीं करेंगे। एक बार देख लेते, काफी छोटा है। सी डी से बेटर है, वर्क्स फाइन। डी ए बी ई, ए सिर्फ बी से बढ़िया है क्योंकि ई टॉप पे है, बी सिर्फ किसी से नहीं बढ़िया हो सकता, फाइन। अगला मैथ साइंस पे चलते हैं, अब मेरे को इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मैथ साइंस पे आते हैं। मैथ साइंस में देखोगे तो भाई डी सबसे बेटर है, और इधर बी सी ए 3 से बेटर है, तो आई बी गोइंग लाइक डी बी, डी सी एंड डी ए, क्योंकि डी इधर भी बेटर है और डी इधर भी बेटर है। चारों से बेटर था, सिर्फ ई से बेटर नहीं था। अगले में चलते हैं, ए सेकेंड पे है, ए बॉटम पे इग्नोर करो। बी सिर्फ सी से बेटर है तो दैट इज बी सी बनेगा। सी ई से बेटर है, सी ए से बेटर है, दोनों अलग अलग है तो बनेगा नहीं। तो मेरे को फेवर कितने कर रहे हैं? 4, और 6 फेवर नहीं कर रहे। मैथ हिस्ट्री पे आते हैं। आपने डी लिया, डी बॉटम पे इग्नोर हो गया। ए सेकेंड पे है, ए ई से बेटर है तो ए ई बनेगा। बी, बी सी और ई से बेटर है, बी सिर्फ ई से बेटर है तो बी ई बनेगा।
ई बॉटम पे है तो बनेगा नहीं, दिस इज टू फेवर कर रहे हैं। मिस दिस वन, बी के बाद मैंने सी चेक नहीं किया, बी और सी चेक नहीं किया। बी के बाद सी नहीं चेक किया, दिस इज फोर फेवर कर रहे हैं, तो बी के बाद ई आ रहा है, बी के बाद ई आ रहा है, वर्क्स फाइन। सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, तो सी ई। तो यहाँ पे कितने फेवर कर रहे हैं, 3 और 7 फेवर नहीं कर रहे हैं। मैथ ज्योग्राफी पे चलते हैं, डी टॉप पे डी बॉटम पे इग्नोर हो गया, ए सेकेंड पे है। अब ए बी और सी से बेटर है, ए बी और सी से बेटर है, तो यहाँ पे ए बी और ए सी फॉलो कर रहे हैं। बी पे आते हैं, बी सी से बेटर है, तो बी और सी फॉलो कर रहे हैं। सी ई से बेटर है, सी ई से बेटर नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे 3 फेवर कर रहे हैं और 7 फेवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, साइंस हिस्ट्री। ई टॉप पे है तो ई डी, बी सेकेंड पे है, डी बॉटम पे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भाई मैं बॉटम पे हूं तो मैं किसी से बेटर नहीं हूं, और ई डी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। बी पे आते हैं, बी सी और ए से बेटर है, बी सिर्फ ए से बेटर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी ए। अगले पे चलते हैं, सी सी ए से बेटर है, सी ए से बेटर है, तो अगला क्या बनेगा, सी ए। दैट मीन्स 3 फेवर कर रहे हैं और 7 फेवर नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन चलते हैं, दैट इज साइंस ज्योग्राफी। ई टॉप पे है तो इसके तो 4 कंफर्म है, क्योंकि ई आपको टॉप पे मिल रहा है, तो ई ए भी बनेगा, ई बी भी बनेगा, ई सी भी बनेगा और ई डी भी बनेगा। डी सेकेंड पे है, डी बॉटम पे है, काम नहीं कर रहा है। बी थर्ड पे है, बी दोनों बार किससे बेटर है, सिर्फ सी से, तो बी और सी बनेगा। सी डी और ए तो कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 5 फेवर कर रहे हैं और 5 फेवर नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पे चलते हैं भाई, सी टॉप पे है, सी लास्ट पे, तो ओनली सी डी विल वर्क, क्योंकि भाई मेरे से सिर्फ खराब डी है दोनों में। बी के बाद सिर्फ डी आ रहा है तो बी डी विल वर्क, क्योंकि भाई यहाँ पे ऊपर सी था, यहाँ पे ऊपर ए और ई आगे काम ही नहीं बना। अगले में चलते हैं, ए के बाद ई और डी है, ए के बाद सिर्फ डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी। और इधर ई के बाद डी है तो ई डी, तो 4 फेवर कर रहे हैं और 6 फेवर नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वी आर डन विद इट। थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला सेट, बट आई थिंक दिस अप्रोच इज फाइन, थोड़ा सा आराम से सॉल्व हो जाएगा वर्क्स, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज अ प्रेटी डुएबल अप्रोच, इससे आप कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व कर सकते हो अदर वे अराउंड, बिकॉज वो बहुत लेंदी प्रोसेस लगा था मेरे को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एलओएस। लोएस्ट वैल्यू ऑफ एलओएस का मतलब हो गया कि भाई फेवरेबल कम किस में, इंग्लिश एंड साइंस में कितने फेवरेबल हैं भाई, आप बोलोगे 3। इंग्लिश एंड ज्योग्राफी में कितने फेवरेबल हैं, आप बोलोगे 2। मैथ और ज्योग्राफी ढूंढते हैं भाई, मैथ और ज्योग्राफी में कितने हैं, 3, तो आई थिंक दीज टू आर आउट। आई थिंक 2 वाला ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 2 एक ही में दिख रहा है मेरे को। साइंस और हिस्ट्री में कितने होने वाले हैं, 3, तो दिस इज आउट। The LOS value that was repeated for the maximum number of time is, मैक्सिमम कौन सा नंबर आ रहा है फेवरेबल में, आई थिंक 3 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो माई आंसर शुड बी 30%। नेक्स्ट वन, फॉर हाउ मेनी पेयर ऑफ स्टूडेंट दी LOS वैल्यू एक्सीडेड अ 50%। अब 50% से ज्यादा किसमें, मतलब 5 से बड़ा नंबर, 1, 2, 2, आंसर शुड बी 2। अब एक्सीडेड का मतलब है मेरे को 50 नहीं लेने का है, मेरे को 50 से ज्यादा लेने का है, और 50 से ज्यादा मेरे को कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। बाकी या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 2 है, तो 7 और 6 दो ही बार है, तो मैं आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट वन, मिस्टर एम फाउंड दैट एलओएस वैल्यू बिटवीन मैथमेटिक्स एंड संस्कृत न्यू सब्जेक्ट। मतलब अब पिछले वाले 3 क्वेश्चन बेकार जा रहे हैं। इज 0% on repeating the same LOS evaluation model in another school? 3 students in that school with Raju, Satish and Milan who were part of the evaluation scored
मैथ। तो देखो भाई, मैथ में क्या हो रहा है, राजू, फिर सेकंड पे कौन है, सतीश और मिलिंद। तो राजू का स्कोर इज 82, इसका 77, इसका 73। अब आपको ये सोचना चाहिए, अगर संस्कृत में एलओएस 0 आ रहा है मैथ और संस्कृत का, इसका मतलब है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज अगर मैंने राजू को एकदम टॉप पे लिया तो एक भी मैच नहीं करेगा, तो राजू शुड बी एट बॉटम। एस को टॉप पे लिया तो एम मैच कर जाएगा, तो एम शुड बी एट दी टॉप और एस इधर आ जाएगा। अच्छी बात है। और मिलिंद का स्कोर कितना है, 67। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस लगाया मैंने कि भाई 0 आने का मतलब है, अगर तुम टॉप पे हो तो तुम्हें बॉटम पे जाना चाहिए, तुम बॉटम पे हो तो तुम्हें टॉप पे जाना चाहिए, क्योंकि फिर बीच वाला वैल्यू क्या करेगा, मैच कर लेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, when the lowest score of the subject obtained by a student in the school who is not Raju is 52। स्कूल में ये सिर्फ 3 लोगों का मैच कर रहा है, तो राजू का यहाँ पे स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 52। तो मिनिमम में कितना ले सकता हूँ, 53। और मैं मैक्सिमम इसको कितना ले सकता हूँ, 65, क्योंकि ये 66 हो जाएगा। तो अगर ये मैक्सिमम 65 तक जा सकता है, तो इसको भी मैं मैक्स कितना ले सकता हूँ, 66, और मिनिमम कितना ले सकता हूँ, 54। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट मार्क्स सतीश माइट हैव स्कोर्ड इन संस्कृत गिवन दैट हिज स्कोर इज एन इंटीजर। तो 54 से लेके 66, तो आप इसको माइनस कर दोगे, बोलोगे 12+1, टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 13। भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा 66 नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे से बेटर वाले के कितने हैं, 67। और मैं कम से कम 54 ला सकता हूँ, बिकॉज मेरे से खराब वाले के कितने हैं, 53। तो 54 टू 66, टोटल 13 स्कोर्स हैं जो वैलिड है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, 52 इनको मेंशन करना चाहिए था कि भाई और भी बालक है, नहीं मेंशन किया, तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो 3 स्टूडेंट। तो आउट ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन, पहले सेट पे आते हैं। पहले सेट का सिनेरियो क्या था कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कुछ स्टूडेंट्स के पेपर वेपर दिलवा रहे हो, इस तरह का कुछ थॉट था। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, बिकॉज मेरे को खुद को क्लैरिटी नहीं है अभी इतनी कि क्या पढ़ा था। ठीक है, पहला वाला पैरा मेरे को थोड़ा सा रिटेन है कि भाई 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट सेक्शन से आए, स्टैंडर्ड से 1 2 3 4 5। और मेरे को क्या करने का है, मेरे को पता करने का है कि कौन किस स्टैंडर्ड से है। नेक्स्ट थिंग इज कि वो 5 डिफरेंट डेज पे 5 डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। लाइक आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि डे 1 पे स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 5 के क्वेश्चन आए होंगे, डे 2 पे स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 5 के क्वेश्चन आए होंगे, एंड सो ऑन। तो आई थिंक पहला वाला पैराग्राफ सिर्फ इतना बता रहा है। दूसरे वाले पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे, उसके बाद अपने को टेबल दिया है। थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि भाई, ये वाला एग्जांपल क्योंकि मेरे को याद आ गया कि अगर मैं 10th क्लास में हूं तो भाई मैं अपने छोटी वाली क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे को ये थोड़ा बढ़िया लगा। ये इन्होंने टेबल में एक्सप्लेन किया है। एक टेबल अपने को दिया था जिसमें कि भाई किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया है, और एक टेबल अपने को दिया था कि किसने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। अब हम एक बार सेकेंड पैरा फटाफट से पढ़ के पिक कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे थे। On day 1, day 3, and day 5, the student are allowed to search through the question available on the table, and they can pick any question of the standard below। हाँ, डे 1, डे 3 और डे 5 पे मेरे पास चॉइस है सेलेक्ट करने को। लाइक मेरे सामने क्वेश्चन रखे रहेंगे, मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। Okay. So if that question is not available because someone else has picked it, and as a consequence it has been removed from the table, they pick any random question to solve it। Okay, डे 2 में क्या दिया है, मेरे को इसी ऑर्डर में पिक करने का है, सर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको रैंडमली पिक करना पड़ेगा। ओके, लेट मी गैदर माय थॉट्स कि क्या करना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, A B C D E,
स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5। मेरे को दिया है ई इज नॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है कि आप अपने से छोटे लेवल वाले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आप अपने से छोटे वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं लेवल 1 पे हूं, अगर मैं स्टैंडर्ड 1 पे हूं, तो मेरी कैपेबिलिटी सिर्फ स्टैंडर्ड 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने की होगी। अगर मैं स्टैंडर्ड 2 पे हूं, तो मेरी कैपेबिलिटी स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 1 के सॉल्व करने की होगी। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि सबसे सुप्रीम आदमी कौन है? स्टैंडर्ड 5, फिर स्टैंडर्ड 4, फिर स्टैंडर्ड 3, फिर स्टैंडर्ड 2 और फिर स्टैंडर्ड 1। अब मैं इस क्वेश्चन में इससे पहले ये वाले टेबल को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सोच के देखना भाई। मैंने डे 1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरे से सॉल्व हो गया। ए की बात करते हैं, ए से सॉल्व नहीं हुआ। ए कभी भी स्टैंडर्ड 5 का नहीं हो सकता। अगर तुम्हें नो दिख रहा है ना, नो दिखने का मतलब हो गया कि भाई मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड 5 पे होता, तो मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आता, मैं सॉल्व कर लेता। तो आई थिंक यही इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस जो है वो, क्योंकि एक सिंपल से पॉइंट पे बेस्ड है, तो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जाएगा ही। भाई आप अगर स्टैंडर्ड 5 के हो, तो भाई तुम्हें 1 2 3 4 और अपने स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम सॉल्व कर दोगे मजे मजे। तुम चलो। तुम्हें स्टैंडर्ड 4 का मिलेगा, तो तुम स्टैंडर्ड 4 3 2 1 का कर लोगे, तुम चलो। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि भाई तुम पढ़ने वाले तो हो, तो तुम अपने स्टैंडर्ड का भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि तुम बहुत होशियार नहीं हो कि तुम अपने से बढ़िया वाले का कर लोगे। तो सिंपली मीन्स, अगर मेरे को तुम नो दिखा रहे हो, तो नो दिखाने का मतलब है कि तुम लेवल 5 पे नहीं हो या स्टैंडर्ड 5 पे नहीं हो। तो स्टैंडर्ड 5 के लिए ऑप्शन किसका बचा? बी का। और थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यस 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 यस, ये कह नहीं सकते बिकॉज लक भी फेवर करता है भाई। भाई एक तो मेरे को मान लो मेरे ही मतलब का क्वेश्चन मिल गया, मेरे ही मतलब का क्वेश्चन मिल गया, तो मेरा तो वाह वाह हो जाएगी। तो आई थिंक आई एम गुड विद इट। ठीक है। तो मेरे को इस, सॉरी मैंने एक टिक कर दिया, मेरे को क्रॉस करना चाहिए था इसमें। तो बी कौन से लेवल का होना चाहिए? स्टैंडर्ड 5 के। तो इसके आगे क्या सोचा जा सकता है? एक तो पता लग गया कि भाई स्टैंडर्ड किस तरह से मैच करना चाहिए। इसके बाद आगे क्या सोचा जा सकता है? हाउ वी शुड गो फॉर स्टैंडर्ड, ये तो मिल गया बी, जो सबसे बेटर है। अब मेरे को आगे क्या सोचना चाहिए? मेरे को ऑर्डर पे देखना चाहिए। देखो D 1 3 और 5, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि मेरे पास सिर्फ बचा कुचा ही सामान आएगा। अगर मैं आखिरी में आ रहा हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एकदम बचा कुचा सामान। ठीक है। ऐसे ही अपने को सोचना चाहिए भाई, बिकॉज पहले वाले तो सॉल्व करने के लिए सेलेक्ट करेंगे ना यार, कि भाई मेरे से लॉ सॉल्व करा लो, मेरे से पूछ लो। ऐसा कुछ सोचना चाहिए। अब ऑर्डर चेक करते हैं। डे 1 पे ए बी सी डी ई का ऑर्डर है। ए ने सॉल्व कर लिया है, बी ने सॉल्व कर लिया है, सी ने सॉल्व नहीं किया है, डी ने सॉल्व कर लिया है, ई ने सॉल्व नहीं किया है। अब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट सोचिएगा। अगर मैं डे 1 की बात करूं, ऑर्डर था ए बी सी डी ई। ए ने क्वेश्चन सॉल्व किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया, डी ने कर लिया, ई ने नहीं किया। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात क्या है? अब अगर आप चॉइस सोचो, अगर ए ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ए कुड बी ऑफ लेवल 1 2 3 और 4, किसी भी लेवल का हो वो अपना क्वेश्चन चूज कर लेगा। बी ने किया है, तो बी तो वैसे ही लेवल 5 का है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर बी ने सेलेक्ट किया है, तो बी भी 1 2 3 4 में से कोई भी लेवल का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेगा, इवन 5, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। सी से सेलेक्ट नहीं हुआ।
अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई अगर इसने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 3, अगर मेरे से पहले दो लोगों ने क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कर दिया है और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मैं लेवल 3 का नहीं हो सकता। जरा सोच के देखिए इस चीज को कि भाई मेरे को अगर लेवल 1 पे होने का है तो इसका मतलब है मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अगर लेवल 2 पे हूं तो मैं 1 और 2 सॉल्व कर सकता हूँ, 3 पे हूं तो 1 2 3, 1 2 3 और 4। यहाँ तो सब आने दो, पांचों कर दूंगा मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब भाई अगर मैं यहाँ पे होता तो एटलीस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता तीसरा, क्योंकि भाई तीन में तो एक तो मिलता। इसका मतलब है सी जो है वो लेवल 3 का नहीं हो सकता। तो सी के लिए लेवल 3 लेवल 4 होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सी के पास ऑप्शन चॉइस क्या बचता है, लेवल 1 या लेवल 2। अच्छी चीज है ये। सी या तो लेवल 1 का है या लेवल 2 का है, सी उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अगले पे देखते हैं, डी ने भाई चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। डी ने अगर चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप सोच सकते हो 1 2 3 4। अगर मैंने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आई कैन बी ऑफ लेवल 4। ठीक है, मैं लेवल 4 तक तो हो सकता हूं क्योंकि मैंने चौथा किया है। तो भाई मेरे से पहले तीन क्वेश्चन तो दे दिए, मैंने चौथा किया, मैं पांचवा हो नहीं सकता। तो डी को क्या मिलना चाहिए, लेवल 4, इधर क्रॉस इधर क्रॉस इधर क्रॉस दिस क्रॉस दिस क्रॉस। तो मेरे को लेवल 4 वाला भी आदमी मिल गया। अच्छी चीज है। सी, ए और आगे चलते हैं, डी 2 पे देखते हैं। बी ने भाई पहला क्वेश्चन किया, कर दिया। ठीक है, बी ने पहला क्वेश्चन दिया, बी ने सॉल्व कर दिया, सी को सॉल्व करने को नहीं मिला। अब तुमने भाई, तुम्हें दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरा चांस, और तुम फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सिंपली मीन्स, सिंपली मीन्स सी आपका लेवल 2 का नहीं हो सकता, सी शुड बी ऑफ लेवल 1। जैसे ही आप सी को लेवल 1 पे लोगे, इधर ए में क्रॉस कर दोगे। अच्छी चीज है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन किसको मिला है, डी को। डी से भी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डी को मिला, डी से सॉल्व नहीं हुआ। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन डी को मिला, डी से सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा लेवल 5 का, तभी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ है। भाई अब यहां तो मेरे पास मजबूरी आ गई। अब कॉम्प्लिकेटेड वन, थोड़ा सा एक बार आपको फिर से ये चीज समझनी पड़ेगी। आई थिंक थोड़ा मिसमैनेज हो सकता है। देखो, पहले वाले में ऑर्डर सेम था तो प्रॉब्लम नहीं थी, आप सीधा सोच सकते थे कि भाई मेरे को तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है और यहाँ पे भी मेरी तीसरी चॉइस है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सिंपली मीन्स कि भाई तीसरा कर रहा हूं तो मेरे को पहला दूसरा ही आता था, तभी मैं तीसरा नहीं कर पाया, तो मैं बाहर हो गया। लेकिन डी ने चौथा सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब है डी को पहला दूसरा तीसरा चौथा भी आता था, तभी कर लिया। तो डी शुड बी फ्रॉम लेवल 4। अगले दिन सी का जो टर्न था वो था दूसरा, और सी ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है। क्योंकि सी ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि और मेरा टर्न दूसरा है, इसका मतलब है आप लेवल 2 पे सी को नहीं रख सकते। तो सी के पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ लेवल 1 का। तो सी लेवल 1 पे है। अब ए और ई का क्रेज है। अब ए आखिरी में नहीं कर पा रहा, ई वैसे नहीं कर पा रहा है, तो 2 और 3 देख लेते हैं। ओके। तो मेरे को ये देखना चाहिए कि अगर ए कभी डे 2 पे आ रहा हो, मतलब सेकेंड नंबर पे आ रहा हो, या ई सेकेंड नंबर पे आ रहा हो। ई सेकेंड नंबर पे आ रहा है डे 4 में, और ई डे डे 4 इज अ वेरी गुड डे एक्चुअली। हर आदमी सॉल्व कर ले रहा है, हर आदमी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, और चॉइसेस है सबके पास अपना अपना चूज करने को, और एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है। ठीक है। और अगर ई ने सेकेंड चॉइस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो ई कुड बी ऑफ आइदर सेकेंड और काइदर थर्ड। अब ए भी थर्ड पे सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है ए शुड बी ऑन थर्ड। ए थर्ड पे सॉल्व कर रहा है और ए का सही है, तो आप ए को थर्ड पे ही दोगे, क्योंकि अगर ए सेकंड स्टैंडर्ड का होता तो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। तो ए शुड बी फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड
एंड ई शुड बी फ्रॉम सेकेंड स्टैंडर्ड। इसके साथ अपना ये पता लग जाएगा कि किसने कौन मतलब कौन सा आदमी कौन से स्टैंडर्ड से है। अब मेरे को अगला चीज जो इसमें पता करने का है वो है क्वेश्चन, कि किसको कौन सा क्वेश्चन मिला है जो आदमी ने सॉल्व कर लिया है। ओके, अगेन दोनों टेबल कंबाइन है, काफी ज्यादा अजीब क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी ऑब्टेन, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 5। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट इज ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, स्टैंडर्ड फोर्थ का कौन है, डी। तो आंसर हो जाएगा डी। स्टैंडर्ड टू, डे 2, स्टैंडर्ड 4 ऑन डे 3। वापस आते हैं, चलिए डे 1 पे देखते हैं। डे 1 पे पहला चॉइस था और यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी चॉइस। ठीक है, ऑर्डर पे नहीं है, मैं रैंडमली पिक नहीं करूंगा। मैं रैंडम पिक करता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मैंने रैंडम एक भी पिक किया, मैंने देखा नहीं। तो रैंडम पिक करने पे सेकेंड और थर्ड की वजह से आप ए को चॉइस दे पा रहे थे, लेकिन रैंडम में मेरे पास सब फेवर में आया ना, कि मैंने उठाया मेरा मिल गया। 1, 3 और 5 में मैं शफल कर करके देख रहा था। देखो, ए ने सॉल्व किया, ए कुड पिक एनी क्वेश्चन 1, 2, 3। सी कुड पिक एनी क्वेश्चन, लेकिन सी को कुछ भी मिला होगा, यहाँ पे 1 नहीं मिला होगा। ई को कुछ भी मिला होगा, यहाँ पे 2 नहीं मिला होगा। क्योंकि डी ने सॉल्व किया है, डी को कुछ भी मिला होगा, 5 नहीं मिला होगा, क्योंकि डी का भी सही आ रहा है। ठीक है, बी को कुछ भी दे दो, ए को कुछ भी मिला होगा, 4 और 5 नहीं मिला होगा, तो ए के पास अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, इसको आप उल्टी तरीके से देख सकते थे। लाइक वी कैन गो लाइक, अगर ए ने सॉल्व किया है तो ए या तो 1 पिक करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा, एनी चॉइस। बी के पास तो हमेशा ही फेवर है। सी ने कुछ भी पिक किया होगा, 1 नहीं किया होगा। डी ने कुछ भी पिक किया होगा, 5 नहीं किया होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कुछ भी कर दिया, आप 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। ई ने कुछ भी पिक किया होगा, 1 और 2 नहीं किया होगा। ई के पास कुछ भी चॉइस है, तभी ई का क्वेश्चन गलत हुआ है। डे 2, बी ने रैंडमली पिक किया है और बी का सही है, तो फेवर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ए का क्वेश्चन गलत है। ए का क्वेश्चन गलत है तो ए का स्टैंडर्ड 3 है, तो ए ने 4 या 5 ही पिक किया होगा। ओके, डी का गलत है तो डी ने डेफिनेटली 5 पिक किया होगा, इसीलिए डी का क्वेश्चन गलत हुआ है। भाई देखो, अगर आप डी से क्वेश्चन गलत कराना चाह रहे हो तो चौथे वाले से गलत कौन सा होगा, सिर्फ पांचवा वाला। तो डी ने कौन सा पिक किया होगा, 5, और ए ने कौन सा पिक किया होगा, 4। ई पे देखते हैं, ई का भी गलत है, सी का भी गलत है। ठीक है, इन दोनों का पता है। ई से आपने 1 और 2 पिक नहीं कराया होगा, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 और 2 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 किसके पास गया होगा, सिर्फ बी के पास। बिकॉज अगर आप सबका गलत करा रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मैंने डी को 5 छोड़ के कुछ भी दिया तो डी क्वेश्चन सही कर देगा, तो डी को 5 ही देने का है। क्योंकि डी को 5 दे दिया है तो मैं ए को 1, 2, 3 नहीं दे सकता, तो मेरे को ए को 4 ही देना पड़ेगा। अगर मैंने सी और ई में से किसी को भी 1 दिया तो वो चीज काम ही नहीं करेगी, तो मेरे को 1 किसको देना चाहिए, बी को। अब अगर मैं ई को 2 दूंगा तो ई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो सी को देना चाहिए 2, और ई को कितना देना चाहिए, 3। तो यहां मैं पांचों क्वेश्चन निकाल सकता हूं मैंने किसको कौन से दिए। ओके, डे 3 पे आते हैं। डे 3 पे ए को मिला है नो, बी को तो यस ही मिलना चाहिए, सी को यस मिला है। सी को यस मिला है, इसका मतलब है इसने क्वेश्चन 1 पिक किया होगा। सी को यस तभी मिल सकता है जब सी कौन सा क्वेश्चन पिक करे, 1। तो ये चीज तो मेरे को पहले ही फिल कर देनी चाहिए। जब भी आप सी को 1 दोगे तभी सी को यस मिलेगा। ओके, अब डे 4 में सबको यस मिला है, इसका मतलब है भाई ई को 2 मिला होगा, बी को 5 मिला होगा। क्योंकि सब सही है तो सबका सेम सेम स्टैंडर्ड फंसेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। ए को 3 मिला होगा और डी को कितना मिला होगा, 4। फेवरेबल, काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो डे 4 में भी पांचों निकल आएंगे।
आई थिंक डे 2 से अपना आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन किसने पिक किया है? सी ने। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन चॉइस 2। स्टैंडर्ड 4 ऑन डे 3। मेरे को चाहिए डे 3 पे स्टैंडर्ड 4 वाला आदमी। देखते हैं। डे 3 पे सी का सही था, आप बोलोगे ये सी ने 1 पिक किया था। बी का सही था तो बी भाई कुछ भी करे। ए का गलत था। ए का गलत था तो ए ने 4 या 5 में से ही पिक किया होगा, तभी गलत हुआ होगा। बी ने क्या पिक किया होगा? बी कुछ भी करे। डी ने क्या पिक किया होगा जो सही है? डी 5 नहीं पिक करेगा, बाकी कुछ भी करेगा तो डी के लिए काम करेगा। आप बोलोगे डी ने 5 नहीं उठाया होगा। ई ने ई ने 2 नहीं उठाया होगा। सेम चीज है। डी चाहे 2 उठाए, 3 उठाए, 4 उठाए, काम करेगा। ई 3 उठाए, 4 उठाए, 5 उठाए, बी कुछ भी उठाए। आई थिंक आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर लास्ट वन शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं बता नहीं सकता। स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन ए, बी और सी। स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन एटलीस्ट सी नहीं उठा रहा। ए और बी में से मैं किसी को भी दे दूं मेरा काम चल जाएगा। आई थिंक अगर मैं 4 इसको देता हूँ, 5 इसको देता हूँ, 3 इसको देता हूँ, सॉरी 2 इसको देता हूँ, 3 इसको देता हूँ, काम नहीं करेगा। लाइक 4, 5, 2 और 3 वर्क्स। अगर मैं 4 इसको देता हूँ, 5 इसको देता हूँ, 2 इसको देता हूँ, 3 देता हूँ तो काम नहीं करेगा। ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है, यहां से कितना मैं बता सकता हूँ? सिर्फ एक। क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 3 दे दिया, सॉरी यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, ये यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। आई थिंक 2 मत दो इसको, कुछ भी दे दो, तो आई थिंक काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो सिर्फ एक सी का ही निकलेगा। ओके, लास्ट डेट देखते हैं। अब एक ही क्वेश्चन है जो बचा रह गया है। एक का आंसर आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइन, एक का आंसर आ गया सी, एक का आंसर आ गया डी, एक का आ गया 5। अब एक क्वेश्चन के लिए मेरे को सब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वन। 5 5 10 1 11, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ई ई के लिए क्या है? यस। तो ई को 1 या 2 ही मिला होगा, क्योंकि चॉइस है तो मैं 1 या 2 में से कुछ भी ले लूंगा। बी का तो यस बनता ही है। ए का यस है तो ए ने 1 2 या 3 में से कुछ भी चूज किया होगा। बी के लिए तो सब जायज है। सी को 1 नहीं मिला, डी के लिए नो लिखा है, ये थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो डी ने क्या चूज किया होगा? 5। नो हो गया। सी को 1 नहीं मिला होगा। ठीक है, अब आप सी को कुछ भी दे दो, बस 1 मत दो। सी को आप कुछ भी दे दो, क्या है? वैलिड है। तो आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 5 इधर, तो बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा मेरे लिए फीजिबल ऑप्शंस हैं। आई कैन गेव 4 और इधर 1 2 3 में कुछ भी खेल लेंगे। ओके, तो इधर से भी कितने पॉसिबिलिटी निकलेगी? आई थिंक 1। तो टोटल जो आंसर बनना चाहिए इसका, आई गेस इट शुड बी 12। I messed up with day 3 actually. I just checked the answers. It was 14. ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मिस्ड अब डे 3। हम डे 3 में मैंने क्या मिस किया है मेरे को ये देखना पड़ेगा, बिकॉज द आंसर फॉर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 इज 14 नॉट 12, और मेरा कितना आ रहा है? 12। आई थिंक आई हैव मिस्ड दिस डे ओनली, दिस और दिस डे, बिकॉज ये वाला दोनों तो मैंने देखा तो ठीक है। आई थिंक दीज टू आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इसमें 3 आ रहा है और मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो आई हैव टू वेरीफाई कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया इसमें। एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आई वॉज वेरी क्विक टू चेक इट बिकॉज मेरे को श्योरिटी नहीं आ रही थी। ओके, कि मैंने सही किया ये वाला क्वेश्चन। तो आई हैव टू चेक इट, बाकी ठीक है। आई थिंक जस्ट जस्ट मेस्ड अप इन दिस वन। ओके, डे 3 देखते हैं। क्योंकि सी का यस है तो सी वॉज गेटिंग 1 ओनली, ये तो ठीक है। डी का यस है, डी का यस है तो डी दे देखो 2 3 या 4 में से कुछ भी चूज किया हो, फर्क नहीं पड़ता है, सही कर लेगा। ई का नो है। ई का नो है, इसका मतलब है ई को 2 नहीं मिला होगा।
ओके, व्हाट आई हैव मेस्ड अप इज, ओके, मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने सोचा कि मैं शायद ये सोच रहा था तब, या मैंने एग्जैक्टली यही सोचा था कि डी को 2 3 4 में से कुछ भी मिल जाएगा, ई को 2 नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने डी को 2 नहीं दिया तो ई को तो 2 मिल सकता है। अगर डी ने 3 या 4 लिया तो ई को 2 मिल सकता है। इसका मतलब है डी ने डेफिनेटली 2 लिया होगा। तभी आप ई के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ रहे हो कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उसने ई के पास कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं। ओके, अगर ई के पास चॉइस नहीं छोड़ी तो ई ने डेफिनेटली क्या लिया होगा, बचा हुआ नंबर 3 4 5। तब आप बोलोगे ई के पास 3 4 5 वाला चॉइस है। ई ने नो बोला है, कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता है। फिर ए ने नो बोला है। अब ये चीज मैंने सही पिक की थी कि ए ने नो बोला है तो ए को तो 4 या 5 ही मिला होगा। इसका मतलब है 3 खत्म हो गया होगा और 3 किसने बोला होगा, ई ने। ए 4 बोले या 5 बोले, बी 4 बोले या 5 बोले, इसकी तरफ हमेशा यस है और ए की तरफ हमेशा क्या है, नो। अब वो बाय चांस ऐसा हुआ, हु पिक्ड स्टैंडर्ड 4 ऑन डे 3, ये इसलिए मैच हो गया बिकॉज मैं जब इन दोनों में 4 और 5 शफल कर रहा था तो मेरा आंसर सही मैच कर रहा था। आइदर वे वो अभी भी करेगा, बट जो मिस्टेक हुआ था वो ये हुआ था कि टोटल सम मेरा 12 आ रहा था, विच इज रॉन्ग बिकॉज मैं डे 3 में एक जोड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली आना कितना चाहिए, 3। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 14। होपफुली आपको ये सारे सेट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देयर वर इजी सेट्स एज ऑलवेज, देयर वर डिफिकल्ट सेट एज ऑलवेज, सो दैट आप टाइम वेस्ट करो। पॉइंट इज कि आपको थोड़ा सा लर्निंग मिला होगा कि भाई मेरे को स्किप कैसे करने का है। ठीक है, अगर आपको अलग से कोई सेट वैसे पूछने का है तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।